एक पेड़ पर एक तोता रहता था। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तोता जब भी पेड़ पे कहीं से कोई फल लाता तो वो अपने खाने के साथ साथ फल का एक टुकड़ा सांप के लिए भी गिरा दिया करता था। इस तरह से दोनों बहुत मिलजुल के रहा करते थे। अक्सर एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। और भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? मुश्किल क्यों होती है? अरे भाई, जब मैं नया था तो मैं चूहे को पकड़ने के लिए दूर दूर चला जाता था, लेकिन अब मैं पुराना हो गया हूँ तो अब मुझसे चला नहीं जाता। तो इस वजह से मैं यही रहता हूँ, आजकल बाहर भी नहीं निकलता। कोई बात नहीं दोस्त, तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं जब भी कुछ भी खाऊंगा तो अपने साथ साथ तुम्हारे खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्त, मेरे बुढ़ापे के सहारे तो तुम ही हो, और मैं तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के साथ से देख रहा हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे माँ बाप को एक बहेलिये ने मार दिया था। उसके बाद से तुम उदास उदास से पेड़ पर बैठे रहते थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे तुमसे बात करना शुरू किया, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे बहलने लगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मुझे सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद है कि मैं बचपन से ही तुमको यहाँ पर अपने साथ देखता आ रहा हूँ। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ सेब के बागीचे में। इतना कहकर तोता उड़ गया। सांप भी अपने बिल के अंदर चला गया। एक दिन की बात है, सांप जड़ के नीचे बैठा बैठा बाहर लोगों को आते जाते देख रहा था, और तोता डाली पर बैठा हुआ कोई फल खा रहा था। तोता बहुत मीठी आवाज में बोल भी रहा था। वो इतनी जोर से बोल रहा था कि सांप ने उससे बोला, अरे भाई, इतनी जोर से क्यों बोलते हो? राह चलते किसी बहेलिये की नजर पड़ी तुम पर तो बहुत मुश्किल होगी। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ। इन दोनों की बातें चल ही रही थी, तब तक सांप ने देखा कि एक बहेलिया पेड़ के पीछे से तोते पे निशाना लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब सांप ने ये सोचा कि अगर मैं तोते को बताऊं तो वो डर जाएगा। सांप बहेलिये को नजदीक आता देख रहा था। सांप ने जब पेड़ के ऊपर देखा, उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बाज उड़ रहा था और वो भी तोते पे नजर गड़ाए हुए था। सांप ने ये सोचा कि आज मेरा दोस्त ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ है। बस फिर क्या था, सांप ने अपना फन उठाया और धीरे धीरे सरकते हुए बहेलिये की तरफ बढ़ने लगा। बहेलिया एक टक होकर तोते को ऊपर देखे जा रहा था। उसने धनुष में अपना बाण चढ़ा रखा था। सांप ने जल्दी से जाकर उसके पैर में जोर का डंक मारा, जिससे उसका तीर छूट गया और तीर तोते को ना लगते हुए तोते के ऊपर उड़ रहे बाज को लग गया, जिससे वह बाज नीचे गिर गया।
बाज घायल हो गया और बहेलिये को सांप ने डंक मारा था, बहेलिया भी अपना तीर धनुष छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। तोते को बहुत बाद में पता चला कि उसके ऊपर इतना बड़ा संकट था और उसके दोस्त ने उसको बिना बताए उसके संकट को टाल दिया। बच्चों, हमारे सच्चे दोस्त भी इस तरह ही होते हैं। चाहे वो हमारे साथ रहे ना रहे, पर पीछे वो हमेशा हमारी भलाई करते हैं। मगर दोस्त सच्चा हो तभी। इसलिए जीवन में हमें सच्चे और अच्छे दोस्त जरूर बना के रखने चाहिए। साथ ही साथ खुद को भी बहुत अच्छा बनाए रखना चाहिए, ताकि आपसे दोस्ती करके किसी और के अच्छे दोस्त की तलाश पूरी हो सके। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी किसी भी परेशानी को लेकर परेशान नहीं होता था, बल्कि कभी कोई समस्या होती तो उस समस्या के निदान के बारे में सोचता था। जंगल के दूसरे जानवर भी उस बुद्धिमान कौवे से अपने काम के लिए सलाह लिया करते थे। पूरे जंगल में सभी जानवर और सभी पक्षी जानते थे कि कौवा बहुत समझदार है और सब कौवे की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि कौवा बहुत ही चालाक था। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई। सारे पक्षी और सारे जानवर यह सोच के परेशान हो गए कि आखिर अब हम पानी कैसे पिएंगे, अब हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। टिंकू बंदर ने रेनी बकरी से कहा, अरे रेनी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही और आसपास के सभी तालाब भी सूख गए। अब तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही है। मैंने तो कल से पानी नहीं पिया है। हाँ टिंकू भैया, तुम सही बोल रहे हो। मेरे गले से तो आवाज ही नहीं आ रही। मारे प्यास के मेरी हालत खराब हो रही है। अब तो ऐसा लगता है रेनी कि हमें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। पानी मिल नहीं रहा और आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है। हाँ टिंकू भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। इस तरह से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। बात भी सही थी। आखिर कोई प्यासा कब तक रह सकता है भला। सारे जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जाने लगे। हालांकि बारिश का मौसम नजदीक था, मगर प्यासे जानवरों को भला धैर्य कहां से आता। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने अपने मन में सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है, बारिश ने तो आ ही जाना है। इसलिए कौवे ने जंगल छोड़कर ना जाने का फैसला किया। हालांकि जो जानवर जा रहे थे, उसमें से मोटू हाथी ने कौवे को समझाने की कोशिश की। अरे कौवा भाई, हम सभी इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत हो गई है। तुम भी हमारे साथ चलो, वरना यहाँ पर प्यासे मरना पड़ेगा। मोटू भाई, मुझे विश्वास है कि बारिश का मौसम जल्दी शुरू होगा और यहाँ फिर से पानी पानी होगा।
पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर ना जाऊं। अरे कौवा भाई, बात मान जाओ। हम पास के एक जंगल में जा रहे हैं जहाँ एक तालाब है, वो सूखा नहीं है। तुम भी चलो, जब बारिश का मौसम आएगा तो हम सब वापस आ जाएंगे। माफ करना मोटू भाई, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं देखता हूँ, शायद कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो बर्दाश्त किया, पर मारे प्यास के उसकी हालत खराब हो गई। कौवा पेड़ से दूसरे पेड़ पे गया, फिर वहां से तीसरे पेड़ पर गया, मगर उसे कहीं भी पानी ना मिला। कौवे की तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही थी। कौवे के शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वो उड़ सके, क्योंकि मारे प्यास के वो कमजोर हो गया था, थक गया था। कौवे की नजर अचानक एक घड़े पर पड़ी। कौवा उड़कर उस घड़े पर जा बैठा। उसने देखा कि घड़े के अंदर पानी था, मगर वो नीचे था। अब कौवा घड़े के अंदर तो जा नहीं सकता था। कौवा सोच में पड़ गया कि अब कैसे इस पानी को पिया जाए, क्योंकि अब वो चोंच मारकर घड़े को तोड़ भी नहीं सकता था। कौवा तो था ही अक्लमंद, वो था ही होशियार। कौवे की नजर आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। उसके मन में ये ख्याल आया, ये युक्ति आई कि अगर इन कंकड़ों को इकट्ठा कर कर घड़े में डालना शुरू करूं, तो पत्थर जैसे जैसे नीचे बैठते जाएंगे, पानी वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा। कौवे ने वैसा ही किया और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया। हालांकि इसके लिए कौवे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मगर अंत में कौवे को पानी मिल गया और जितना पानी ऊपर आ गया था वो कौवे के पीने के लिए 10 से 15 दिन तक पर्याप्त था। इस तरह से कौवे ने बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचा ली और उसकी प्यास भी बुझ गई। और कुछ ही दिनों में वहां बारिश का मौसम भी शुरू हो गया और वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बच्चों, हमारी जिंदगी में भी जब भी समस्याएं आए तो हमें उन समस्याओं के बारे में कम, उसके निदान के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारी हिम्मत भी नहीं टूटती और हम उन समस्याओं से पार पा जाते हैं, यानी हम उन समस्याओं को दूर कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक कबीर नाम का लड़का था। वो बहुत ही होशियार, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। पूरे मोहल्ले में किसी को कोई भी काम होता तो कबीर को बोलता। कबीर को जैसे ही वक्त मिलता वह हमेशा ही दूसरों की मदद करता था। अरे कबीर, बाजार से जरा मेरी दवाइयाँ लेते आना। जी दादाजी। अरे कबीर, जा ही रहे हो तो मेरी भी सब्जियां लेते आना। जी दादी माँ। कबीर सबका चहेता था। वह पढ़ाई में भी बहुत तेज था और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। कबीर के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वह अक्सर सोचता रहता था कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। वह मन ही मन सोचता कि मैं बड़ा होके अपने गांव, अपने देश के लिए ढेर सारा काम करूँगा। जिस पेड़ के नीचे कबीर बैठता था उस पेड़ पर एक परी रहती थी। वह परी पेड़ से नीचे आई और कबीर से बोली, कबीर, तुम बहुत अच्छे हो।
तुम बहुत नेक दिल हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैं हमेशा पेड़ से तुमको देखती रहती हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल दूंगी, जिस पेंसिल से तुम जो कुछ बनाओगे वो सच हो जाएगा। अब तुम दिल खोल के लोगों की मदद कर सकते हो। क्या सच में इस पेंसिल से मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो असली हो जाएगा? हाँ कबीर, थैंक यू परी। लेकिन ध्यान रहे कि तुम या कोई और अगर किसी गलत इरादे से कोई भी चीज बनाएगा तो वो चीज असली नहीं होगी। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद वह परी उस पेड़ पर वापस चली गई। अब कबीर को कोई कुछ भी लाने को कहता तो वह उस जादुई पेंसिल से चित्र बना देता। और असली होने के बाद वह सामान लोगों को दे देता। इस तरह कबीर सबकी मदद करने लगा। सब उससे बहुत प्यार करते थे। वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था और सबकी मदद भी। वहाँ के राजा को जब इस जादुई पेंसिल के बारे में पता चला तो उसने कबीर को अपने दरबार में बुलवाया। कबीर, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक पेंसिल है जो एक जादुई पेंसिल है और तुम उससे जो कुछ भी बनाते हो वो चीज असली हो जाती है। हाँ राजा साहब, यह सच है। कबीर, तुम वह जादुई पेंसिल मुझे दे दो। मैं यहाँ का राजा हूँ, लोगों का काम मैं करता हूँ। उस पेंसिल की जरूरत मुझे है, तुम्हें नहीं। लेकिन राजा साहब, आप तो कभी गरीबों की मदद नहीं करते, लोगों से काम करवा लेते हैं और उन्हें पैसे भी नहीं देते। मंत्री, यह लड़का बहुत बदतमीज है। इससे ये पेंसिल छीन ली जाए और इसे बंदी बना लिया जाए। जी सरकार। उसके बाद उसने कबीर को जेल में डाल दिया तथा उस पेंसिल से सोने, चांदी, हीरे और मोतियों के चित्र बनाने लगा, लेकिन कुछ भी असली नहीं हुआ। तब राजा ने लोगों से चित्र बनवाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तब राजा ने कबीर से जाकर पूछा, अरे कबीर, मैंने तो सुना था यह एक जादुई पेंसिल है, पर यह तो काम ही नहीं कर रही। राजा साहब, जिस परी ने मुझे यह पेंसिल दिया था उसने मुझसे बोला था कि गलत इरादे से बनाई गई कोई भी चित्र असली नहीं होगी। शायद इसीलिए यह पेंसिल काम नहीं कर रही। इतना सुन के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबीर को जेल से बाहर निकाल के उससे माफी मांगी तथा वह जादुई पेंसिल उसे लौटाते हुए बोला, बेटा कबीर, तुम बहुत समझदार हो तथा ईमानदार भी हो। इस पेंसिल से तुम गरीबों की मदद करते हो। मैंने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो कबीर। कोई बात नहीं राजा साहब। राजा ने कबीर को बहुत सारा पैसा, मिठाई, कपड़े तथा खिलौने देते हुए कबीर को उसके घर भिजवाया। कबीर गांव आकर फिर से अपनी पढ़ाई और सबकी सहायता करने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण होता है। जो लोग भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आगे चलकर वो महान बनते हैं। ईमानदार लोगों की मदद ईश्वर भी करता है।